हेलो दोस्तों, नमस्कार। तुर्की इन दिनों भीषण प्राकृतिक समस्याओं से गुजर रहा है। एक तरफ वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे वहां की जनता परेशान है और वहां की जो बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई और लगभग 8,000 लोगों की मारे जाने की खबर है। और वहां के राष्ट्रपति अर्दोगन ने भी कहा कि हमारे यहाँ इनकी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी राहत बचाव कार्य जारी है और जिसकी वजह से अभी मलबे पर दबे हो सकते हैं लोग। तो दूसरी तरफ प्रकृति का एक कहर और देखा जा सकता है। इन दिनों वहाँ बर्फबारी की समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ दिख रही हैं, जिससे वहाँ राहत और बचाव कार्य में बहुत देरी हो और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए लोगों के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। जब यह घटना भारत को पता चली तो भारत सरकार ने इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए। जब तक लोग बयानबाजी करते अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहे, तब तक भारत सरकार की तरफ से वहां तुरंत मदद पहुंचाई गई। आप यहां पास देख सकते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर है जो वहां पहुंच चुका है और ये अपने साथ सैनिक भी लेकर गया है, जिसमें भारतीय थल सेना के सैनिक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ 100 से अधिक मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इंपॉर्टेंट दवाइयाँ, ड्रिलिंग मशीन और NDRF के जवान भी पहुंचाए गए हैं, जो तत्काल राहत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और तेजी के साथ तुर्की का सहयोग कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, यह घटना 6 तारीख को सुबह 4:30 बजे होती है। वहाँ के कुछ लोग ये सोचकर सोए होंगे कि कल सुबह मुझे पार्टी ज्वाइन करना, तो कुछ लोग ऐसा सोचकर सोए होंगे कि कल मेरा बर्थडे, मैं बर्थडे पार्टी मनाऊंगा और अपने दोस्तों को याद करूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम शायद अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही वाकया तुर्की में हुआ है। वहाँ 6 तारीख को सुबह 4:30 बजे जोर का झटका महसूस किया जाता है, जो रिएक्टर स्केल पर 7.8 पर था, जिससे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट्टी की ढेर जैसे धराशायी हो गई और बहुत अधिक जान और माल की नुकसान हुआ है। तो इस घटना को सुनकर सभी देशों ने संवेदनाएं व्यक्त की है। कुछ देश ऐसे हैं जो इसके सहयोग के लिए आगे आए हैं। इसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः कदम उठाए हैं, जो विश्व में सराहनीय। और सबसे पहले भारत सरकार ने यहाँ राहत और बचाव कार्य जारी किया। पिछले कुछ सालों से भारत और तुर्की के रिश्ते सही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी बात आती है POK की, तो POK की बात पर हमेशा तुर्की पाकिस्तान की तरफ से रहा। फिर भी हमने मानवता का परिचय देते हुए तुर्की के लिए अच्छे कदम उठाए और उसकी सहायता की है, क्योंकि हमारा परम मित्र वही होता है जो हमारे दुख के समय हमारा साथ दे। तो ये भी जान लेते हैं आखिर यहाँ भूकंप क्यों आया है। तो भूकंप जानने के पहले हमें एक थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाले जेम्स बेनेगर थे। इनके अनुसार विश्व का जो निर्माण हुआ अचानक नहीं हुआ, इसमें काफ़ी प्रोसेस हुई है और विश्व के जो महाद्वीप हैं इस समय अलग अलग हैं, ये पहले एक ही थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका निर्माण होता रहा और पृथ्वी की संरचना बदलती रही। और इनके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी में 100 बड़ी प्लेटें हैं जो निरंतर अपनी गति पर और पृथ्वी का विस्तार हो रहा है। संरचना की बात करें तो इसमें अभी तक बड़ी 6 प्लेटें, लेकिन नासा के अनुसार माने तो इसमें 100 से अधिक प्लेटें हैं। प्लेटों का मतलब एक तरह से चट्टानें होती हैं जो बहुत लंबी और चौड़ी होती हैं। तो इन्हीं चट्टानों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। समय के अनुसार ये चट्टानें आपस में खिसकती रहती हैं और अलग अलग विस्थापित होती रहती हैं। तो इन्हीं खिसकाव के कारण इसमें एक गड्ढे का निर्माण होता है और जब प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो खिसकने की वजह से इन पर कुछ कंपन आता है। ये कंपन एक तरह से भूकंप होता है। तो आप यहाँ पास स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पास 2 प्रकार की प्लेटें हैं। एक प्लेट उधर से आ रही जो नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी प्लेट ये जो सीधी आपको दिख रही होगी। तो इन प्लेटों में क्या होता है, दोनों अलग अलग प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक महासागरीय, एक महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब जैसे एशिया महाद्वीप, महासागर का मतलब जैसे हिंद महासागर, सागर की बात कर रहा है। तो जो सागरीय प्लेट होती है ज़्यादा दृढ़ होती है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेट थोड़ा कम दृढ़ होती है, मतलब थोड़ा कमज़ोर तरीके की होती है, जिससे ये क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है। जब ये नीचे की तरफ जाती है तो आप जैसे ही पृथ्वी में 100 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में एक मंडल पड़ता है, जिसे कहते हैं दुर्बल मंडल। और इसमें प्रत्येक पदार्थ होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में। जैसे ही यहाँ से कोई चीज़ जाती है ऊपर से नीचे, तो ये जब दुर्बल मंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पास रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, यहाँ पास गल जाती है या द्रवित हो जाती है या द्रव फॉर्म में बदल जाती है, जिससे जब नीचे जाती है तो यहाँ पास जाकर ये पिघल जाती है। पिघलने के बाद इनमें गैसों का विस्तार होता है। तो जब गैसों का विस्तार होता है तो गैस जब बनेगी तो ये क्या करेगी, कहीं ना कहीं चोट करेगी, मतलब निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये हल्की होती है गैस, तो इसलिए क्या होती है, ये पहले ऊपर उठती है। तो जहाँ पास ये क्रैक्स आया है तो ये क्रैक्स में क्या हो जाएगी, यहीं पास टकराएगी जाकर, तो जिससे क्या हो जाएगा, चारों तरफ कंपन उत्पन्न हो जाते हैं।
इसे ही कहते हैं भूकंप। और इसी घटना से कभी कभी ज्वालामुखी भी निकलता है। भूकंप से रिलेटेड ही ज्वालामुखी होती है। और एक नाम सुना होगा सुनामी, सुनामी भी इसी से रिलेटेड होती हैं। जब ये नीचे जाएगा ऊपर निकलेगा, जहाँ से वायु निकलेगी, तो हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ी प्लेट टूट कर नीचे गई है तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पास मलबा है ये क्या होगा, गल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसे ही कहते हैं ज्वालामुखी। ये क्या होता है, भूकंप का दूसरा रूप होता है। मतलब जहाँ पास भूकंप आता है चांस होते हैं कि वहाँ ज्वालामुखी शायद आ सकता है। तो सुनामी भी क्या होती है, जब समुद्र के अंदर कहीं भूकंप आता है, इसी की वजह से आता है सुनामी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पानी की तरंगे उठती हैं जो स्थल से टकराकर काफ़ी विनाश करती हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनते रहिए। इससे आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। अब आप ये दूसरा ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये सेंटर है। सेंटर का मतलब जिसे कहते हैं फोकस, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस। जो यहाँ से तरंगे निकली है यहाँ पास जब पहुँचेंगे इसे कहते हैं हरिकेन, जहाँ पास सबसे जल्दी पहुँचती हैं। तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। जब भी भूकंप आता है 3 बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसमें कारण होता है इसमें तरंगे। तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पहली होती है पी, एस और एल। जो पी तरंगे होती है इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, कि गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर होती है, मतलब बहुत तेजी के साथ चलती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जा सकती हैं। एस मतलब सेकेंडरी होती हैं, द्वितीयक तरंगे। ये ठोस और द्रव में जा सकती हैं लेकिन गैस में नहीं जा सकती हैं। जो तीसरी तरंगे होती हैं इन्हें कहते हैं जिगजैग तरंगे, लैंगिट्यूड तरंग कहते हैं। तो लैंगिट्यूड तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे बाद में जाती है और टेढ़े मेढ़े रास्ते से उठकर जाती हैं और सबसे प्रबल और सबसे विनाशकारी होती हैं। जाति सबसे बाद में है लेकिन सबसे प्रबल और सबसे विनाशकारी होती हैं। तो इसीलिए जब भूकंप आता 3 प्रकार के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर बात करें भूकंप नापने के इक्विपमेंट की तो इसे कहते हैं रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल में 1 से 10 तक के नंबर लिखे होते हैं और इसमें जो तीव्रता होती है प्रत्येक नंबर पर पिछले नंबर की अपेक्षा 10 गुना अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी भूकंप की वजह से, इतनी तेज झटके के महसूस होने की वजह से जो तुर्की मैप में अपने स्थान से 10 फीट आगे खिसक गया, मतलब इसकी जो स्थिति है मैप में 10 फीट अलग हो गई है। ऐसी घटना एक बार और हुई है जब जापान में सन 2011 में भूकंप आया था तो इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 नापी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ सुनामी आई। सुनामी और झटकों की वजह से तो यहाँ के परमाणु रिएक्टर फुकुशिमा दाइची में हाइड्रोजन विस्फोट होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने धुरी से 4 इंच खिसक जाती है। जी हाँ, पृथ्वी अपने स्थिति से, धुरी से मतलब जिस सेंटर पर वो घूम रही उससे 4 इंच खिसक जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड में 1.6 माइक्रोसेकेंड बढ़ जाती है। तो इसी तरह जब तुर्की में झटके महसूस किए गए इसकी वजह से अपनी स्थिति से लगभग 10 फीट खिसक चुका है। अब इसके आगे क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाले टाइम पर पता चलेगा। तो आपके इसमें क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के पल पल की रिपोर्ट और नई नई जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।